हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? बताइए, कैसे हैं आप सभी? आइए सभी लोग क्लास में फटाफट। फटाफट सभी लोग क्लास में आइए। क्लास में आइए फटाफट सभी लोग। अभी सभी लोग नहीं आए हैं, सभी लोग नहीं आए हो अभी। देखो भाई, जब भी मैथ की इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाए वहां से, हालांकि सर यहाँ पे आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश की क्लास जैसे ही स्टार्ट होगी मुझे बता देना, मैं क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है ना? तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा जब तक कि इंग्लिश की क्लास स्टार्ट ना हो। ओके, ठीक है। वहां से अगर सर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एक दो दिन में सर यहीं पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहां पे उनका ननिहाल है, एक तरह से वहीं पे रह रहे हैं इसमें। शाम को होगा, ठीक है। इंग्लिश क्लास स्टार्ट होगी मुझे बता देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नहीं, चेंज नहीं हुआ, थोड़ा काम था इसलिए, ठीक है। ये दो दिन में सर यहीं पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर पढ़वाना जरूरी था, इसलिए जो है एक परिचय के थे, उनकी स्टूडियो थी, वहीं से क्लास उनकी लाइव करवा दिया, ठीक है। मैंने कोई दिक्कत नहीं किया, नहीं तो एक दो दिन क्लास बंद करना होता, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई बैटरी को, मतलब सेल को चार्ज, मतलब सेल को अगर धारा दिया जाता है, तब धारा दिया जाता है, इस कंडीशन में क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर पढ़ा था। अगर वहां से सेल से धारा ली जाती थी तब क्या पढ़ा था हमने? अगर सेल से धारा लिया जाता है तो हमने क्या पढ़ा था? E इज इक्वल टू V माइनस V प्लस आई आर, ये हमने पढ़ा था। क्यों भाई, ये दोनों फार्मूला सही लिखा हूं मैंने? हाँ, दोनों फार्मूला सही लिखा है। अगर खुला हुआ परिपथ है तब, खुला परिपथ है तब E इज इक्वल टू V होता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, हालांकि मैं क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं, मैं बता देता हूं, समझ जाना सभी लोग। आपको चार ऑप्शन दे देगा, ये लिखकर चार ऑप्शन दे देगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है तो चार ऑप्शन दे देगा। एक दे देगा V प्लस V इज इक्वल टू E प्लस आई आर दे देगा। दूसरा दे देगा E इज इक्वल टू V माइनस आई आर दे देगा। और तीसरा दे देगा E इज इक्वल टू V प्लस आई आर दे देगा। और चौथा दे देगा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर दे देगा। ये चार ऑप्शन दे देगा। आपसे पूछेगा कि जब धारा को, सेल को धारा दी जाती है तो कौन सा सही होगा? बताओ इसमें से कौन सा सही होगा? चार में से कौन सा सही होगा? सेल को धारा दिया जाता है तो कौन सा सही होगा? कौन सा? सेल को धारा दिया जाता है तो कौन सा सही होगा? बताओ ना। कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं,
अभी अभी मैंने बताया अगर सेल को धारा दिया जाता था V इक्वल टू ई प्लस आई आर होता है, इसमें V का मान बड़ा होता है E से, अभी अभी हमने आपको बताया। तो यहां पर ये भी सही है और ये भी सही है। कैसे सर ये सही है? अगर मैं V इक्वल टू ई प्लस आई आर लिख दिया, इसको उठाकर V माइनस आई आर तो लिख सकता हूं ना, V माइनस आई आर लिख सकता हूं ना, इज इक्वल टू, ये तो लिख ही सकता हूं, हाँ ये तो लिख ही सकता हूं, इसमें क्या गलती है? तो दोनों सही ना, ए और बी दोनों सही होगा। तो हाँ, तो इन बातों को ध्यान रखना कि माइनस करके भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है ना। हालांकि जब मैं ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस लास्ट में करा दूंगा तो उसमें मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, अभी क्वेश्चंस बने नहीं है ना, लास्ट में हम क्वेश्चंस कराएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं, फिर देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखें, लिखें क्वेश्चन, बताइए। लिखें, तैयार हो सभी लोग? लिखो, 1 मिनट में स्याही भर लेता हूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। एक मिनट रुके, मैं स्याही भर रहा हूं। टाइम की वजह से मैंने कल शाम को ही क्लास में बता दिया था कैसा हो सकता है। चलो लिखते हैं समय क्वेश्चन को। एक वैद्युत परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा 4 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। एक वैद्युत परिपथ में एक वैद्युत परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा, 1.5 एम्पियर की धारा, 1.5 एम्पियर की धारा 4 मिनट तक प्रवाहित की जा करने 4 मिनट तक प्रवाहित करने के लिए 4 मिनट तक प्रवाहित करने के लिए 4 मिनट तक प्रवाहित करने के लिए सेल को 1000 जूल ऊर्जा व्यय होता है। सेल की 1000 जूल ऊर्जा व्यय होता है। सेल की जो है 1000 जूल ऊर्जा व्यय होता है। तो सेल की वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। सेल की विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। सेल की विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। एक तो ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लिख लो साथ साथ में। क्वेश्चन लिखो, एक विद्युत सेल में खुले परिपथ में विभवांतर 6 वोल्ट है। 2 क्वेश्चन लिखो, क्या करें क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है। एक विद्युत सेल में एक विद्युत सेल का खुला परिपथ, एक विद्युत सेल का
खुला परिपथ, खुला परिपथ है। खुला परिपथ में क्या होता है, में विभवांतर कितना है, में खुला परिपथ में विभवांतर, खुला परिपथ में विभवांतर, खुला परिपथ में विभवांतर 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। खुला परिपथ में विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट है। ठीक है, 2 एम्पियर की धारा देने पर, और 2 एम्पियर की धारा देने पर, 2 एम्पियर की धारा देने पर, 2 एम्पियर की धारा देने पर विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है। विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है। विभवांतर कितना रह जाता है, 4 वोल्ट रह जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ना देखो, ज्यादा क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा, सीधी सी बात है, क्वेश्चन टाइप इट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन कराने हैं 1-2 क्वेश्चन और। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन लिख लिए सभी लोग। तबीयत सारा। चलिए आगे चलते हैं, लगाते हैं। तो देखिएगा, ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको समझने में काफी हेल्प करेंगे इस दोनों कंसेप्ट को। पहला क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा 4 मिनट तक प्रवाहित करने के लिए सेल में 1000 जूल की ऊर्जा व्यय होती है। तो सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब देखो, सीधी सी बात है, सेल का क्या पूछा आपसे, विद्युत वाहक बल पूछा है। विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। अब भाई यहाँ पे Q का वैल्यू दिया ही नहीं है, लेकिन दिया है। आप अगर देखोगे 1.5 एम्पियर की धारा 4 मिनट तक प्रवाहित होती है। मतलब यहां पर Q इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है IT, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। Q इज इक्वल टू IT होता है, ये आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। Q इज इक्वल टू IT इज इक्वल टू NE। हाँ, तो Q इज इक्वल टू IT वाला फार्मूला लगाएंगे, IT, जहां पे क्या I का वैल्यू क्या है, 1.5 एम्पियर है। ठीक है, T का वैल्यू क्या है, T का वैल्यू है आपका 4 मिनट, 4 मिनट ना। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, I का वैल्यू 1.5 एम्पियर, T का वैल्यू क्या, 4 मिनट है। अब 4 मिनट को आप लोग सेकंड में बना के रखेंगे, यानी 4 × 60 करेंगे। ठीक है, सेकंड में रखेंगे। Q का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15 चौको 60, 6 36, मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 360 कुलाम हो जाएगा, 360 कुलाम हो जाएगा। ये तो Q का वैल्यू हो गया, है ना। अब ये Q का वैल्यू हुआ। अब सिंपल है, 1000 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। W मतलब 1000 जूल अपान Q मतलब क्या है, Q मतलब बताओ, Q का मतलब क्या है यहाँ पे, Q का मतलब क्या, 360, ये कट जाएगा, तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100/36, है ना, 100/36 आ जाएगा। 100/36 को आप लोग गुणा भाग करके लिख देना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे Q इज इक्वल टू RT का यूज आया कि नहीं आया, ये पहले चैप्टर से। तो दोनों चैप्टर के मिला के क्वेश्चन बनते हैं, अगर हार्ड बनाना होता है तो। इससे सरल क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत सेल का खुला परिपथ में है, जिसका विभवांतर कितना, 6 वोल्ट है, नहीं, हाँ 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। खुले परिपथ में विभवांतर V का वैल्यू कितना, 6 वोल्ट है।
अरे भाई साहब आगे पढ़िए। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित देने पर विभवांतर 4 वोल्ट हो जाता है। आई इज इक्वल टू, अगर 2 एम्पियर की धारा दे दें तो विभवांतर V का वैल्यू कितना हो जाता है? 4 वोल्ट हो जाता है, 4 वोल्ट हो जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताओ। बताओ कैसे लगाओगे? यहां पे दोनों भी है, बताओ। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये 4 मिनट को सेकंड में क्यों चेंज करेंगे? देखो मिनट में कभी नहीं रखा जाता है, हमेशा कुलाम और ये सब चीजें सेकंड में रखा जाता है, मीटर में रखा जाता है, जब तक कि क्वेश्चन में खुद से कहा ना जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हमेशा मिनट में ही करके रखोगे। किलोमीटर में कहीं नहीं रखा जाता है दूरी को, मीटर में रखा जाता है। MKS पद्धति होता है, मीटर किलोग्राम और सेकेंड, इसमें रखा जाता है। ग्राम में जब अगर कहा जाता है तब रखा जाता है, नहीं तो नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल है, एक खुला हुआ परिपथ है जहां पे विभवांतर 6 वोल्ट है, 2 एम्पियर की धारा देने पर। सबसे बड़ी बात क्वेश्चन में क्या कहा गया है? धारा देने पर। धारा देने पे कौन सा फार्मूला लगता है बताओ? V इज इक्वल टू E प्लस IR, यही फार्मूला लगता है ना? क्यों भाई? धारा देने पर V इज इक्वल टू E प्लस IR वाला फार्मूला लगता है ना? हाँ, तो देखो यहां पे देखिए V इज इक्वल टू 6 है और V इज इक्वल टू 4 वोल्ट लिखे। अब इस फार्मूले में रखते समय आपको कैसे पता V का मान क्या होगा, E का मान क्या होगा? कैसे पता करोगे बताओ? कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे कि कौन सा V का मान है, कौन सा I का मान है? 1 मिनट, 2 एम्पीयर की धारा देने पर पता नहीं ना। देखो फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, गलती यहीं पे होता है। क्या है यहाँ पे? 2 एम्पीयर की धारा देने पर वोल्टेज 4 वोल्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में विभवांतर 6 वोल्ट था, बाद में 4 वोल्ट हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? कि बैटरी को धारा नहीं दी जाती, बैटरी धारा देता, तभी तो उसका वोल्टेज घटता है। तो ये तो धारा देने वाला, ये अगर बैटरी को धारा देते थे तब ये वाला फार्मूला आता था। अब बैटरी द्वारा धारा लिया जाता था, V इक्वल टू V प्लस IR वाला फार्मूला आता था। बताओ कौन इसमें से लगेगा, पहला या दूसरा फार्मूला? कौन लगेगा बताओ? पहला वाला फार्मूला लगेगा या फिर दूसरा वाला फार्मूला लगेगा? इसमें पहला वाला फार्मूला लगेगा या दूसरा वाला फार्मूला लगेगा? और क्यों लगेगा दूसरा वाला लगेगा? क्यों? क्योंकि देखो जरा, पहले 6 वोल्ट था बैटरी, अब 4 वोल्ट हो गया, मतलब बैटरी धारा दे रहा है, बैटरी धारा दे रहा है 2 एम्पीयर की। अब देखो इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना आसान है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना आप डायरेक्ट यहां से ज्ञात कर सकते हो। कैसे? E माइनस V करोगे, इस साइड इसको V लाओगे, इज इक्वल टू IR हो जाएगा। इस दूसरा वाला फार्मूला लगेगा, पहला वाला नहीं लगेगा, पहले वाले को मिटा दे रहे हैं, पहले वाले को मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना? अब यहां से E माइनस V अपान I कर सकते हो, इज इक्वल टू R। E माइनस V अपान I इज इक्वल टू R ना? अब देखो स्टार्टिंग में ध्यान से पढ़ना, खुली परिपथ में विभवांतर 6 वोल्ट है। और जब खुला हुआ परिपथ होता है, जो है विभवांतर था वही E के बराबर होता है। मैंने बताया था खुले परिपथ में V इज इक्वल टू E होता है। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? हाँ बताया था मैंने, खुले हुए परिपथ में। अरे बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, खुले परिपथ में V इज इक्वल टू E होता है। मतलब यहाँ पे E का वैल्यू क्या है? 6 वोल्ट है, और V का वैल्यू क्या है? 4 वोल्ट है, और I का वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर है। रख देते हैं यहाँ पे, V का वैल्यू 6 वोल्ट ना, E का वैल्यू 6, I का 4 अपान I का वैल्यू 2 एम्पियर इज इक्वल टू R। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 अपान 2, मतलब 1 होगी। इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सोच लो, मैंने 2 ही क्वेश्चन लिया, दोनों क्वेश्चन में स्टार तक चला गया। इसमें IT का यूज कराया, एग्जामिनर IT का यूज नहीं करवाता, अक्सर आपको V अपान Q से क्वेश्चन बन जाता है।
यहां पे मैंने खुला हुआ परिपथ देकर आपको यह समझाने की कोशिश किया कि खुले हुए परिपथ में V इक्वल टू ई होता है, तो आप खुला हुआ परिपथ कहीं पे हो तो V इक्वल टू ई करेंगे। दूसरी बात, कैसे पता लगाएंगे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा। बैटरी द्वारा धारा दी जा रही है, धारा बैटरी को दी जा रही है, तो क्वेश्चन पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा। 2 एम्पीयर की धारा देने पर विभवांतर 4 वोल्ट का हो जाता है। पहले 6 था, 4 हुआ, 2 का कमी हुआ, मतलब बैटरी धारा दे रहा है, तो धारा ये वाला क्वेश्चन लग गया। यहीं पे अगर बैटरी को चार्ज किया जाता तो 6 से 4 नहीं होता, 6 से 8 होता या 10 होता। क्यों भाई, गलत बात है? गलत बात तो नहीं है। तो ये बात आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा भाई, साइंस पढ़ रहे हो इतना तो समझना होगा। आसान है। मैं प्रैक्टिस के लिए बैच में जो पीडीएफ दूंगा शिखर वाला, इसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको समझने में बहुत कोशिश करेगी। आप 10 न्यूमेरिकल लगाएंगे, इन 2 न्यूमेरिकल लगा देंगे, 3 से 4 न्यूमेरिकल का कंसेप्ट अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। क्या समझ में आया विनायक, 360 कैसे आया था? देखो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1.5 एम्पियर की धारा, 1.5 एम्पियर की धारा है जो कि 4 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है, और 1000 जूल कार्य करना पड़ता है। तो विद्युत वाहक बल ई का मान पूछा था, E इक्वल टू W/Q होता है। अब रही बात W का वैल्यू, तो 4000 दिया है, Q का वैल्यू नहीं दिया है। ये देखो I का वैल्यू दिया है, ये आपका T का वैल्यू दिया है। आपको पता है Q इक्वल टू IT होता है, पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था। यहाँ पे I का वैल्यू रखेंगे 2.5, T का वैल्यू रखेंगे 4, लेकिन ये 4 नहीं रखेंगे, 4 रखेंगे तो मिनट में, 4 को सेकेंड में बदलेंगे। एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसलिए 60 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, अब आपका 360 आ जाएगा। अरे क्वेश्चन में ज्यादा W कैसे, इतना कार्य करना पड़ता है, इतना जूल ऊर्जा व्यय होता है। नहीं समझ में आया तो 1-2 क्वेश्चन और कराना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं। वैसे मैं किरचॉफ का नियम स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 9 बजे तक मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। आज क्लास वही छोटी होने वाली, क्योंकि इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाएगी वहां से। भले एक क्वेश्चन और वैसा ही मैं कराता हूं। देखो किसी अब हाथ से लिखे क्वेश्चन भी कराना पड़ा है, इतना दिन आ गया। किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर, किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1200 जूल का कार्य करना पड़ता है। 1200
जूल का कार्य करना पड़ता है, 1200 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन है। तो सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है। अरे पीडीएफ बना ही नहीं, मैं कहां से लगाऊं? बना होता तो मैं लगा देता। रॉकी पीडीएफ बना ही नहीं है, क्या करूं? 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। क्लास लेने वाला ही नहीं था, क्लास ले लिया मैंने। कुछ तो सीख कर जाओगे। कुछ तो सीखोगे। जिसमें इतना प्रॉब्लम चल रही है मेरे एरिया में, क्या बताऊं मैं। बायो शाम को 4:30 बजे होगा। 2 वोल्ट आ गया, 2 वोल्ट है तो सिंपल क्वेश्चन है। 2 वोल्ट आया, कैसे लगाया आप? देखो 2 एम्पियर की धारा, ठीक है, 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, यानी आई का वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर। टी का वैल्यू क्या है? 5 मिनट। अब टी 5 मिनट है, इसको हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे, 5 × 60 करेंगे, 6×5 = 30, 300 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। W का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1200 जूल है। Q का वैल्यू क्या है? Q का वैल्यू क्या है बताओ? Q का वैल्यू आपको नहीं पता। आप जानते हो Q इक्वल टू IT होता है। I का वैल्यू यहाँ पे क्या है? यहाँ पे I का वैल्यू है 2 एम्पियर। T का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 300 सेकेंड। कितना? 600 आ जाएगा Q का वैल्यू। तो 1200/600 आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये 2 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। हो गया? हाँ 2 ही आएगा। हालांकि ये पीडीएफ में क्वेश्चन दूंगा। बहुत आसान है। हाँ हाँ आसान है, आसान। अरे आसान हो जाता है, ये बात समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा। तो वही सोच रहा हूं कि किरचॉफ का नियम स्टार्ट करूं कि नहीं करूं। कम स्टूडेंट हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। हलवा है, हाँ मैथ वाले सर की तरह हलवा है। किरचॉफ का नियम स्टार्ट करूं या ना करूं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और किरचॉफ का नियम नहीं समझ में आया तो इस चैप्टर का पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। पूरा किरचॉफ के नियम पर ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। किरचॉफ का नियम बहुत अच्छा है, बहुत बार आता है। ठीक है, और मैं शुरू कर दिया तो हो सकता है, नहीं मैंने तो लिख कर भेजा है। मैंने शुरू कर दिया तो क्या पता चला कई दिन उन लोगों को समझ ही नहीं आए। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन ही कर लेते हैं हम लोग। बाद में पूरा 4-6 लेक्चर तक कुछ समझ में ही नहीं आया उनको, क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाए। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक सेल में 0.5 एम्पियर की धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाता है। विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाता है।
जाता है, 1.8 वोल्ट हो जाता है। 1 एम्पियर की धारा लेने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। 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 सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कीजिए, बताइए। ये क्वेश्चन मैं अपने किताब में भी दिया हूं। ये क्वेश्चन मैं अपनी किताब में भी दिया हूं। चलो मैं पीडीएफ में भी दे दूंगा। बताइए सब क्वेश्चन का जवाब सभी लोग। क्वेश्चन को करो। इस कंडीशन में यहाँ पे 2 दिया हुआ है। पहला कंडीशन क्या है? 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाता है। I1 का वैल्यू है 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर कितना हो जाता है? V का वैल्यू 1.8 वोल्ट हो जाता है। पहला बात। अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दें, I2 का वैल्यू 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दें तो विभवांतर कितना हो जाता है? V2 कितना हो जाता है? 1.6 वोल्ट हो जाता है। 2 कंडीशन है आपका। 2 कंडीशन है आपका। हाँ, केमिस्ट्री का पीडीएफ नहीं बना है अभी, इसलिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, बन जाएगा तो करें। समय नहीं मिल रहा है मेरे को इस समय, इसमें बहुत बिजी हूं मैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिख के कराना पड़ रहा है। बताओ इस क्वेश्चन को अब कैसे लगाओगे आप लोग? किसी का आया कि नहीं ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन किसी का हुआ? नहीं, नहीं हुआ। नहीं हो रहा है किसी का। बताइए। मैं सॉल्व करवाता हूं। देखो, I1 का वैल्यू 0.5 एम्पियर है, V1 का वैल्यू 1.8 वोल्ट है। I2 का वैल्यू, 2 कंडीशन है। पहले कंडीशन में क्या है आप लोग जानते हो। पहले यह क्वेश्चन पढ़ो कि ये बैटरी को चार्ज किया जा रहा है या बैटरी धारा को ले रही है। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को। एम्पियर की धारा लेने पर विभवांतर 6 वोल्ट हो जाती है, मतलब 1.6 वोल्ट हो जाता है। मतलब क्या है यहाँ पे? बैटरी को चार्ज किया जाता है या बैटरी धारा ले रही है? बताओ बताओ ये क्या है यहाँ पे? ये कंसेप्ट बताओ मुझे। या बैटरी धारा दे रही है? पढ़ो क्वेश्चन को। देखो क्या है, एक सेल में 0.5 एम्पियर की धारा
लेने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाती है, और 1 एम्पियर की धारा लेने पर कितना हो जाती है? 1.6 वोल्ट हो जाती है। ठीक है, यही होता है ना। धारा ले रही है, कैसे कर रहे हो? धारा ले रही है, बताओ कैसे कर रहे हो? ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोग यार? दे रही धारा ना, कैसे? देखो पहले 0.5 एम्पियर की धारा दी, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, देखो ये क्वेश्चन बहुत नेक्स्ट लेवल है। 0.5 एम्पियर की धारा दी तो वो विभवांतर कितना था? 1.8 वोल्ट था। ठीक है, 1 एम्पियर की धारा दी तो कितना हो गई? 1.6 हो गई। मतलब घट रहा है ना, लेती है 1 एम्पियर की धारा तो 1.8 से बढ़कर कुछ होता। धारा दे रही है, धारा दे रही है कि नहीं दे रही है? धारा दे रही है, कैसे? स्पष्ट है आपका। देखो 0.5 एम्पियर की धारा लेने पर विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाता है। इतना धारा लेती है तो 1.8 वोल्ट होता है, और 1 एम्पियर की धारा लेने पर 1.6 वोल्ट होता है ना। घट रहा है मतलब धारा दे रही है, घटेगा तभी देगा ना। तो देखो कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। देखो 0.5, देखो पहला धारा देती तो समीकरण क्या होता है? B इक्वल टू क्या होता है बताओ? E इक्वल टू V प्लस IR, ये होता है। E इक्वल टू V प्लस IR होता है। अब देखो धारा अगर ले रही है, यहां से धारा लिया जा रहा है ना, तो देखो नंबर एक कंडीशन, विद्युत वाहक बल पूछा है, आपको नहीं पता विद्युत वाहक। E1 इज इक्वल टू V1 प्लस I1 R1, ऐसा लिख सकते हैं। I1 R1, इसी तरह से इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरह से E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 R2, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं ना। अब देखिए क्या, अब वैल्यू तो रखना है। E1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, V1 का वैल्यू क्या है? V1 का वैल्यू क्या है आपका? 1.8 है, प्लस 1.8 प्लस I1 R1, I1 का वैल्यू क्या है? 0.5 है। R1 का वैल्यू क्या? नहीं पता, R1। इसी तरह E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? E2 का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1.6 प्लस 1 R2। क्यों भाई, इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं। क्या करते हैं? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा जरा सोचो, हाँ घटाएंगे, लेकिन घटाने से पहले कोई मेरी बात है तो आप ध्यान देना, क्योंकि बैटरी तो एक ही है। अगर एक की बैटरी है, बैटरी तो एक का है कि नहीं? बैटरी एक का है तो यहाँ पे R1 R2 का मान बराबर नहीं हुआ क्या? R1 इज इक्वल टू R2, दोनों का आंतरिक प्रतिरोध तो बराबर ही होगा ना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखा होता तो आप लोग पूछते सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, बताओ। हाँ, तो R1 R2 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अब बताओ, बैटरी एक का है, इसका विद्युत वाहक बल भी बराबर होगा, क्योंकि बैटरी, पूरे बैटरी में एकांक आवेश प्रवाहित करने में किए गए ऊर्जा और आवेश का अनुपात ना। तो हम लोग यहाँ पे E1 E2 भी नहीं लिखेंगे, ऐसा करेंगे। है कि नहीं? क्लास में नहीं आए थे आकाश, एक दो दिन पहले क्लास में, तो कहां से कंसेप्ट समझ में आएगा? ऐसा करेंगे कि नहीं बताओ, सभी लोग बताओ मुझे एक बार। बैटरी एक का है, अरे क्यों? क्योंकि आपके पास एक बैटरी है, उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध तो समान ही होगा ना, एक ही बैटरी से लिया जा रहा है, बैटरी तो चेंज नहीं होगा, पहली बात है ना। बैटरी तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। और उसका विद्युत वाहक बल भी, अरे 12 वोल्ट की बैटरी होती है तो 12 वोल्ट ही होता है, चाहे चार्ज करो चाहे कम करो, वोल्ट तो 12 ही होगा।
है ना। E1 E2 क्यों लूंगा? सागर कुमार सोचो 12 वोल्ट की बैटरी होती तो चाहे बैटरी डीप चार्ज में चला जाएगा, आपको 12 वोल्ट की बैटरी है, उसका विद्युत वाहक बल चेंज होगा क्या? आर इक्वल इसलिए होगा क्योंकि आपके पास एक ही इन्वर्टर है, किसी दिन ज्यादा चार्ज हुआ किसी दिन कम चार्ज हुआ, उसका आंतरिक प्रतिरोध उसी घोल द्वारा डाला गया प्रतिरोध तो समान होगा ना। इतना तो कंसेप्ट समझना चाहिए। अरे समझो सभी लोग, मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप लोग क्या? प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम कहां आ रही है? अरे आपके पास ये 12 वोल्ट की बैटरी है इन्वर्टर वाली। देखो मैं ये क्वेश्चन छोड़ भी सकता था, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं क्योंकि समझे रहोगे तो आगे काम देगा। हाँ नहीं, हालांकि बोर्ड में तो नहीं पूछना चाहिए, मान लो अगर पूछ लिया तो लफड़ा हो जाएगा, लेकिन पूछना नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, इस तरह से ये है आपका 12 वोल्ट, ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है। हाँ 12 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो ये इसका वोल्ट कितना है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का मतलब इसका विद्युत वाहक बल कितना है? 12 है। अब ये बैटरी चाहे चार्ज हो या डीप में चली जाए, मतलब डिस्चार्ज हो जाए, वोल्ट इसका 12 ही रहेगा ना। बताओ। बताओ बताओ, अब दिख रहा है? 12 ही रहेगा ना। हाँ अब तो डाउट नहीं है कुछ ना। और इसका अच्छा, इसके घोल में जो प्रतिरोध है आर स्मॉल आर, ये भी सेम रहेगा ना, ये भी तो चेंज नहीं होगा, बैटरी एक ही है। हाँ अब तो प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डाउट नहीं है? किसी को डाउट नहीं? जिसको डाउट है एक बात कमेंट करे। क्या डाउट है आकाश? कमेंट तो करो। नो डाउट। अब इसके आगे अलग अलग बैटरी एक है, अलग अलग कंडीशन है, समझ लो। एक आपके पास इन्वर्टर है, यहाँ पे आपके घर में लगा हुआ बैटरी, एक कंडीशन में उसमें 0.5 एम्पियर की धारा आपने लिया, छोटा सा मोबाइल, एक मोबाइल चार्ज किया तो इसमें 1.8 वोल्ट आपका विभवांतर बचा था। फिर उसी में से दो मोबाइल लगा दिया तो 1.6 विभवांतर बचा है। तो आपसे पूछा बैटरी कितने वोल्ट की है, ये तो पूछा है आपसे, समझे? अरे समझ गए हो, अब तो समझ गए होगे। अरे पहले ये क्वेश्चन तो हो जाने दो, अब तो समझ गए होगे। हाँ बैटरी एक ही है इसलिए विभवांतर समान होगा और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी समान होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, एक बैटरी रहेगा तो उसका विभवांतर और सॉरी विद्युत वाहक बल ई और आर समान होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो यह भी ई है और यह भी, ये दोनों समान है तो हम ये भी समान कर सकते हैं कि नहीं, ये दोनों आपस में समान हो जाएंगे। या फिर आप कह सकते हो दोनों पक्षों, देखो ये भी ई है तो 1.8 प्लस 0.5 आर इज इक्वल टू 1.6 प्लस आर, ये लिख सकते हो आप लोग, है ना। देखो 1.6 इसमें से आके घटेगा तो 0.2 इज इक्वल टू हो जाएगा, उधर जाके ये घटेगा 0.5 हो जाएगा, 5 आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4। हाँ चलिए ठीक है।
अब ये 4 का वैल्यू यहां पे लाके रख दो, यहां पे लाके रख दो, तो ई का वैल्यू आ जाएगा। देखो 1.8 प्लस 4, 5 चौको 20, 20, ठीक है। 4 का वैल्यू रखो 0.5 इंटू 4, इसको सॉल्व करोगे 1.8 प्लस 5 चौको 20, ठीक है, यानी इसमें 3.8 करीब में आंसर आ जाएगा। या इसमें भी रखोगे तभी सेम आएगा। 4 रखो, कहां गलती हो रही है? क्वेश्चन तो सही है। हाँ 2 आएगा, 2 आएगा, जोड़ोगे क्या यार? कहां पे गलती हो गई यार क्वेश्चन में? अच्छा ये 0.4 होगा यार, ये 0.4 होगा, ये 0.4 होगा, ठीक है। 0.4 रखेंगे तो 5 चौको 20, 20, 2 अंक पे 10 0.2 हो जाएगा। इसका आंसर ई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 वोल्ट। क्यों भाई, समझ में आया सभी को कि नहीं? हाँ हाँ, अब समझ में आया कि नहीं बताओ? चलो देखो, हो सकता है सोमवार को मैं क्लास न लूं, ठीक है, हो सकता है क्या नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। बस परेशानी होगी, मैंने तो मार्च में ही बता दिया था कि थोड़ी सी परेशानी होगी 18-20 अप्रैल के बाद से लेकर, सोमवार को भी न लूं, फिर 19 को हो सकता है ले लूं, या 20 को भी न लूं। हाँ देख लेना फिर से, है ना, मैंने बता दिया रखा है आप लोगों को, परेशानी होगी, परेशानी होगी थोड़ी सी 18 अप्रैल से लेकर 18 मई के बीच तक। उसके बाद फ्री हो जाएंगे, मजे लेंगे हम भी आप भी। देख लेना फिर से, कहीं पे भी रख दो, आर का मान यहाँ पे रख दो तब पर भी सेम आंसर आएगा, यहाँ पे रखोगे तब पर भी सेम आएगा। केमिस्ट्री क्लास रात को होगा, और हो सकता है शाम को फिजिक्स का एमसीक्यू क्लास यूट्यूब पे हो, ठीक है। आप सभी को आना होगा, मैं जैसा भी होगा बता दूंगा। हाँ सिलेबस का टेंशन मत लेना सागर कुमार, मैंने आपको बता रखा है कि देखो, अगर मैं इतना क्वेश्चन नहीं कराता तो आज भी किरचॉफ का नियम कंप्लीट कर सकता था। मुझे भी उड़ा उड़ा के पढ़ाने आता है, मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ उड़ा के पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक ही 2 चैप्टर है, एक यह चैप्टर पढ़ लोगे अच्छे से, इसके बाद एक 7वां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा वाला, 2 चैप्टर बढ़िया से पढ़ लोगे ना, तो कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आता है या तो प्रत्यावर्ती धारा से आता है, उसके अलावा किसी चैप्टर से आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन हो, आज जुलाई में खत्म हो जाएगा, मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ। 15 अगस्त से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का रह जाएगा, लेकिन और सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा, बायो का भी हो जाएगा, क्योंकि देखो ये सब क्वेश्चन चैप्टर बड़े हैं। मैम भी बता रही थी कि जो चैप्टर वो पढ़ा रही है पुष्पिपादों लैंगिक जन, वो चैप्टर बड़ा है, समय उसमें लगता है, तो उसके आगे के चैप्टर्स में आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स में थोड़ा, फिजिक्स में जब जैसे ही हम लोग 9वां चैप्टर पार करें, 9वें चैप्टर में 10-15 घंटे पढ़ाना होगा, तो मैं उसमें 4-4 5-5 घंटे पढ़ाएंगे, 3 दिन में हो जाएगा वो। कब? ऐसा भी बात नहीं कि नहीं समझ में आया, पूरा समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आराम आराम से पढ़ाएंगे 3-4 घंटे, पानी पिला पिला के, ठीक है। बस ऑप्टिक्स से, और ऑप्टिक्स से वैसे भी आप लोगों को आसान होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 10 में। 9 चैप्टर के बाद ना बहुत आसानी से होगा, इसका टेंशन मत लेना आप लोग। थोड़ा सा 10-15 दिन का मतलब 12 दिन यहाँ पे और 12-13 दिन उसमें मई में, इतना मेरे को काम है, घर पे चल रहा है, तो इसके में मुझे डिस्टर्बेंस होना पड़ रहा है, ठीक है। और डिस्टर्ब होने की वजह से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका भरपाई मैं उसके बाद करूंगा। अभी जहां पे भी आपको जो भी काम करना है कर लो, लेकिन उसके बाद फिर कोई काम में मत फंसना, उसके बाद मेहनत से केवल पढ़ाई करना, ठीक है। और तब तक कॉलेज भी बंद हो जाएंगे, दिन में क्लास रखेंगे सुबह 7 बजे से 12-1 बजे तक, ऐसा रखेंगे, है ना, ठीक है ना। और तब तक मेरी कोशिश है कि 4था चैप्टर कंप्लीट कर दें फिजिक्स का, ठीक है। तब तक थोड़ा थोड़ा क्लास देते रहेंगे, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम सबको आती है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है।
मैं बता दूंगा टाइम, ठीक है, ओके, ठीक है, जय मां सरस्वती।